ठीक है, कोई बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि 3 काम होंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। पहला क्या होगा कि जो भी हम चावल रोटी जो भी चीज़ खाते हैं वो तो कम्प्लेक्स मटेरियल रहता है, उसमें कहीं पर ग्लूकोज दिखता है आपको, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट दिखता है, कहीं पर फैट दिखता है, नहीं दिखता है ना। जो भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो नहीं दिखते हैं, तो वो क्या रहते, कम्प्लेक्स रहते पहले, तो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ना। तो पहला प्रोसेस क्या, ब्रेक डाउन करना। जब वो ब्रेक डाउन करके बहुत ही पतला हो जाएगा, देन उसमें जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहेंगे, जितने भी आपके विटामिन हो गए, जो भी आपके मिनरल्स हैं, उन सब का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन जब हो गया तो बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचेंगे उसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, यानी बाहर निकाला जाएगा, है ना। तो ये 3 चीजें मिलाकर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बनते हैं। पाचन तंत्र भोजन को तोड़ना, पोषक तत्वों का अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए जिम्मेवार होते हैं। क्लियर है। चलो देखते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पार्ट्स कहाँ से कहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं हमारे। एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरी तरह से जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। इट इज लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड इंड्स एट द एनस, ठीक है। माउथ से हमने फूड को एंट्री दिया और लास्ट जो वेस्ट मटेरियल जो है एलिमिनेट होगा, यानी बाहर निकलेगा, एनस के थ्रू समाप्त हो जाएगा, देन जा करके 1 साइकिल ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हुआ। क्लियर है। अब इनके देखते हैं कि इतने में पार्ट्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है माउथ, देन फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। रेक्टम और एनस में क्या अंतर है, कोई बताओगे। किसी को नहीं पता। चलो देख लेंगे लास्ट में। रेक्टम कुछ नहीं, जो एक चैम्बर टाइप से होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम, और एनस जो होता है वो ओपनिंग होता है ना। बस यही अंतर। अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन तो देख लिए, अब देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पार्ट्स है या जो ऑर्गन है या जो अंग है उसी से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाते, नहीं। कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को परिपूर्ण होने में या पूरी तरह से कंप्लीट होने में मदद करती है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करते हैं, दिस सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। ये पाचक रस उत्पन्न करती है, जो कि कौन कौन से है। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, लीवर से जूस रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, और इंटेस्टियल जो है ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर है। अब चलो देखते हैं। अच्छा सर, इसमें से सलेवरी ग्लैंड में से कौन कौन सा रिलीज होगा, लीवर में से, सारा कुछ मेंशन है, सब बताएंगे, है ना। तो चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, है ना। पहला कहाँ से स्टार्ट था हमारा, माउथ से। तो माउथ को पढ़ते हैं। माउथ को और क्या नाम से जानते हैं, ऑरल कैविटी और गुड, बक्कल कैविटी, ऑरल कैविटी, हिंदी में मुख गुहा, और क्या बोलते हैं, मुख गुहा ही बोलते हैं शायद, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है। टीथ क्या करता है, मैसेज करता है, जितने भी हमारे फूड मल्टीकल फूड पार्टिकल्स हम लोग लेते हैं उसको मैश करता है, यानी कि चबाने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। आपसे पूछा जाएगा इन डाइजेस्टिव सिस्टम मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट वेयर, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है।
माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ से? माउथ। ठीक है। अब आता है आपके जो भी ग्लैंड्स थे, जिसमें से सलेवरी ग्लैंड्स जो आते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके माउथ में पाए जाते हैं। ठीक है। तो सलाइवा कंटेंट सलेवरी एमाइलेज। अब ये सलाइवा जो होते हैं, मुंह में जो लार निकलता है जिसको आप बोलते हैं, वो कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड से निकलती है, जिसमें क्या रहता है? एमाइलेज रहता है। आगे हम बात करेंगे इस पर। जो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज़ को? फूड मटेरियल को। किस चीज़ में? स्टार्च इनटू माल्टोज में। ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज क्या है, कोई बताएगा? स्टार्च का फॉर्म माल्टोज। यस, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते जा रहा है ना। आगे देखते हैं इसोफेगस। इसोफेगस क्या है? एक लंबी सी नली है ना। नो डाइजेशन अकर्स, पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिस मूवमेंट। पेरिस्टालिस मूवमेंट कहाँ पर होता है, देखे हो कभी? सांप को, मेंढक को निगलते हुए देखे हो? यस सर। तो उसका देखोगे, उसके मुंह से बड़ा सांप को वो निगल रहा है और फिर धीरे 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 आगे, जैसे मुंह के, ये मान लो ये सांप, ठीक है। तो यहाँ पर मेंढक निगला हुआ है, तो धीरे धीरे अंदर लेगा, और जैसे यहाँ पर मेंढक आ गया तो इस हिस्सा को पूरा सुकड़ाएगा और इस हिस्सा को थोड़ा थोड़ा फैलाएगा ताकि ये इधर क्यों रहा है। फिर यहाँ आ गया तो इस हिस्सा को पूरा सुकड़ाएगा और फिर इधर फैलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से होगा। नहीं भरोसा होता तो अभी एक घूंट पानी पी करके देखो, ऊपर से जो है सुकड़ेगा तो आपको लगेगा नीचे की ओर पानी जा रहा है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? सर क्या? सर एबोला प्रेजेंट होता है क्या? क्या? एबोला। एल्बुला? हाँ एल्बुला यहाँ कहाँ है? हाँ। एल्बुला यहाँ कहाँ है? एल्बुला कहाँ पर होता है? रेस्पिरेशन में पड़े थे। हाँ ये पूछ रहा हूँ। वो तो लंग्स में होता है ना। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ कहाँ से आ गया? क्या क्या मतलब पूछना क्या चाह रहे हो? एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, दिमाग में क्या आया? फिलहाल नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगा। तो बीच में बकर बकर काहे कर रहे हो? जब जो चीज पढ़ा रहे हो उसके जगह पे कैसे कुछ ला करके रख दे रहे हो? पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है कहाँ पर होती है? इसोफेगस में होता है, जिसके कारण क्या होता है? फूड मटेरियल कहाँ तक पहुंचती है? स्टमक तक पहुंचती है। ठीक है। मतलब यहाँ पर फूड आया तो ऊपर वाला हिस्सा को सुकड़ेगा, है ना। सुकड़ेगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगा। फिर यहाँ पर आया तो इस वाले हिस्से को क्या करेगा? सुकड़ाएगा, फिर मूव करेगा, नीचे आएगा। एक होता है बॉयल मूवमेंट। बॉयल मूवमेंट क्या होता है ना? मचोड़ना। जैसे कपड़ा को मचोड़ते हो ना, कपड़ा जब पानी से धो करके निकालते हो तो नहीं मचोड़ते हो, उसको बोलते हैं बॉयल मूवमेंट। वो यस कहाँ सर। पर होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। तो वो आगे बताएंगे। अब आता है स्टमक। ठीक है। स्टमक का क्या काम होता है? फूड के स्टोर करना। हाँ, स्टोर्स एंड चर्न्स फूड। फूड का स्टोर करना और दूसरा क्या काम करना? फूड का वहां पर डाइजेशन भी करवाता है। ठीक है। चलो देखते हैं हम। अब यहाँ पर सिर्फ जो है उसमें रहने से, स्टमक तो एक चेम्बर सा हुआ, केवल उस चेम्बर में रहने से कुछ काम होगा? नहीं होगा। तो उस पर क्या होता है? अब सारे के सारे गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होंगे और वो सब के सब क्या काम करेंगे? जो भी हमारे फूड्स मटेरियल है उसको क्या करने का काम करेगा? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएगा ताकि अब्जॉर्प्शन शुरू हो, है ना। तो पेप्सिनिजोइन जो होता है, पेप्सिनोजेन जो होता है वो क्या काम करता है? पेप्सिनोजेन जिसको बोलते हो,
पेप्सिन को कन्वर्ट Digest- करता है HCl में, है ना। पेप्सिनोजेन जो होता है वो क्या करता है, पेप्सिन को कन्वर्ट करता है HCl में, है ना। जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। और HCl और क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया का। मान लो फूड तुमने कहाँ खा लिया, सड़क के किनारे का फूड खा लिया, तुमको तो बड़ा मजा आया कि भाई सब टेस्टी है और तेल में पूरा तला हुआ है, लेकिन तुमको तो नहीं पता है कि उसमें बैक्टीरिया कितना है। अब वो तो तुम्हारे शरीर के मैकेनिज्म का जो है काम है, तुम ऐसा समझते हो कि उसका काम है वो अपना देख लेगा, है ना। तो वो क्या करता है, भगवान ने ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो HCl जितने भी बैक्टीरिया तुमने फूड के थ्रू खाए उसको किल किया बेचारा। और दूसरा एक्टिवेट किया पेप्सिनोजेन को कि भाई और तैयार हो, क्योंकि हमें और HCl चाहिए। ये बंदे ने बैक्टीरिया भी खा रखा है, इस बंदे ने फंगस भी खा रखा है, प्रोटोजोआ भी खा रहा है, तो मुझे सबको मारना है, तो और से और HCl प्रोड्यूस करो। इसीलिए पेप्सिनोजेन को भी एक्टिवेट्स करता है ना। अब आया म्यूकस। जो स्टमक के लेयर्स होते हैं ना, उसमें म्यूकस लेयर होते हैं, ठीक है। कोई बताएगा स्टमक के कितने लेयर्स होते हैं। कोई नहीं, किसी को नहीं पता। चलो नहीं चार शायद होते नहीं। हैं, चार होते हैं, अब बता दो कौन कौन होते हैं। सर फंडस, कार्निए, मोडी और पाइलोरी। वो पार्ट्स होते हैं बेवकूफ। लेयर मतलब कितना चादर ओढ़ा हुआ है। एक मिनट क्या बोले हो, फिर से बोलो तुम। फंडस ये और कार्निए, मोडी और पाइलोरी। अच्छा, हमको लगा तुम यूट्रस में तो नहीं घुस गए फंडस बॉडी सर्विस करने। चलो, लेयर होता है दैट मीन्स कि वो कितने सतह वाले स्किन से बने हुए हैं। ठंडी में कितने लेयर कपड़ा पहन सर लेते हो, एक इनर डाल देते हो, सर ऊपर पहला से शर्ट म्यूकोसा डाल होगा। देते हो, है ना। तो चलो इस यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर मेंशन नहीं है। सबसे बाहरी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सिरोसा। सबसे आउटर लेयर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, शिरोसा। इसके बाद वाला लेयर को क्या बोलते हैं, मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस। उसके बाद जो आता है, ये अंदर की ओर हम लोग घुसते जा रहे हैं बाहर से, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोसा। सब सब और सबसे अंदर वाला म्यूकोसा। म्यूकोसा, है ना। तो इसी की बात हो रहा है, म्यूकोसा प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग। अब स्टमक में जो लाइनिंग होते हैं ना, वो म्यूकोसा लेयर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट बैरियर जो होता है ना, जितने भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं ना, वही होते हैं प्राइमरी बैरियर जो होते हैं किसी भी चीज का। तो वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि हमारे नेजल चैम्बर जो होते हैं ना, वहां पर भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं कुछ केमिकल्स, जो कि क्या करते हैं, जितने भी हमारे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब जो बीमारी को उत्पन्न करता है, लाइक उसमें वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, फंगी आते हैं, सारा चीज जो तुमको कोई बीमारी उत्पन्न करे, वो सब के सब मिला करके पैथोजन कहलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी पैथोजेंस आते हैं उन सभी को ब्रेक डाउन करने के लिए, मतलब किल करने के लिए, पहला जो कोई हमारे शरीर का सोल्जर है यानी कि सिपाही है, वो क्या है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर, डिफेंस बैरियर, है ना। तो ये फर्स्ट बैरियर है, फर्स्ट लाइन है किसी भी बैक्टीरिया फंगस वगैरह के, है ना। सबसे बाहर क्या हो गया, इसको आउटर लिख लो और इसको इनर लिख लो, ठीक है। तो ये चार लेयर होते हैं। अब एक बच्चा ने बोला था, क्या बोल दिया था, फंडस पेलोरी। तो वो क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, है ना। तो पार्ट्स भी लिख ही लो।
बताओ। मैं यहाँ डायग्राम बना करके लिखा दूँ। किधर गया, ऊपर तो जगह नहीं है, यहीं पर देखते हैं, है ना। अच्छा, कोई बताएगा स्टमक का शेप कैसा होता है? सर किडनी शेप का होता है, हाँ, मतलब ऐसा ही लगता एनसीईआरटी कच्चा चबा जाएगा तुमको। पढ़ो, वहां पर लाइन दिया हुआ। है। सर जे शेप का होता है। एनसीईआरटी मेंशन है, उसको पढ़ो, मेरे तरफ नहीं देखो। हाँ, ये हो गया आपका स्टमक। ये क्या है? ये है सर यू आपका शेप का होता है। ईसोफेगस। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल 4 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, वैसे तो 4-5 में बांट सकते हो, लेकिन मेन जो होता है यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा, जो उठा हुआ हिस्सा रहता है ना, इसी में ज्यादातर गैस फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं फंडस। उसके बाद ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी। ये जो नीचे पुछड़ी जैसा बना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, याद रखना। उसके बाद ये हमने यहाँ पर छोड़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा, 2 हिस्सा में बंटता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एंट्रम। एंट्रम। और ये जहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? पैलोरिक, जिसको बोलते हैं आप लोग। पैलोरिक हिस्सा है ना स्मॉल, ये स्टमक का, है कि नहीं है? है सर। है सर। और एक पार्ट यहाँ पर भी बना दिया जाता है, ये जो जोड़ वाला पॉइंट रहता है ना, इसको भी एक पॉइंट बना दिया जाता है। तो बताओगे इसको क्या नाम दिया जाता है? कार्डियक। यस। इसको मैं किधर लिखूं, जगह ही नहीं मिल रही। तुम लोग ना, मेरे पास कम जगह है, तुम लोग ना गैप लेकर के थोड़ा अच्छा से एक एक लाइनिंग में करना। ठीक है, ठीक है। तो पार्ट्स ये हो गया आपके पार्ट्स ऑफ स्टमक, और ये हो गया स्टमक लेयर। ठीक है, तो ये दोनों चीज मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? ये शेप का होता है सर जी। क्या? यू शेप का। एनसीईआरटी में कुछ नहीं मेंशन ये किया है। शेप का होता है। एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है रीजन। अच्छा, गलत लिखा है आई थिंक। सर जे शेप होगा ना सर? जे शेप होगा। हाँ, जे शेप कहीं लिखा हुआ है, देखो। ये सर लिखा हुआ है जे शेप बैच लाइट कोल्ड है ना, इसलिए तभी से मैं जोर दे रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जी सर जे शेप। तभी से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं लग रहा तुम लोग को कि ऐसा कुछ है? ये बताओ, तो जे शेप यही हुआ ना। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पुछड़ी जैसे दिख रहा है, इसको हमने क्या बताया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब इसका कार्यक्रम शुरू है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? छोटी आंत। अब छोटी आंत के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है,
ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जितने भी बाइल बाइल एंड ये पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो ड्यूडेनम पार्ट में आते हैं। फिर आ गया आपका जेजुनम, ठीक है, फिर आ गया इलियम। ठीक है, अब यहाँ पर जेजुनम में क्या होने लगा, जेजुनम में पूरी तरह से जो है वो पानी पानी बन गया, जो भी फूड आपने एब्जॉर्ब खाया था ना वो पूरी तरह से पानी पानी बन गया। अब पानी पानी हो गया तो अब जो भी हिस्सा होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। सर कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो जो सेल्स हैं लगे हुए जो है उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा सारे न्यूट्रिएंट के, एंड ब्लड वेसल्स में डाले जाएंगे उसको, है ना। एंड कहाँ पर डाले जाएंगे, ब्लड वेसल्स में डाले जाएंगे उसको। क्यों, क्योंकि फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जाएगा तभी तो सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। तो सारे चीज क्या होने लगते हैं, लगभग जितने भी ब्लड्स के थ्रू ट्रांसफर होने वाले रहते हैं तो उनको ब्लड वेसल्स में डाला जाता है। ठीक है, और बाकी चीज को जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रोटीन क्या हो गया, प्रोटीन का काम क्या होता है कोई बताएगा। जितने भी नए सेल्स फॉर्म होते हैं उसको बनाने में प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन का हाथ होता है। कहीं पर सेल टूट गया, तुमने आज जो है 2-4 बार नाखून से रगड़ लिए, घाव जैसे बना दिए, अब वहां पर 1 लाख सेल की जरूरत पड़ेगी। उस सेल को बनाएगा कौन, प्रोटीन बनाएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट तो अपना चला गया सेलुलर रिस्पायरेशन में, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलेगा, फिर एटीपी बनना है वहां से। फिर आगे सारे आपके विटामिन, विटामिन का क्या काम है, दूसरे दिन हमने बताया था एक दिन, नहीं याद रखते हो। जितने भी फंक्शंस करवा रहे हैं हमारे न्यूरॉन सिस्टम, लाइक आंख का सही से दिखना, नाक का स्मेल सही, नाक के द्वारा स्मेल सही से लेना, ठीक है, जितने भी डिजीज से प्रोटेक्शन हो रहा है उसमें विटामिन का अहम रोल होता है। समझ में आया। बेरी बेरी नामक डिजीज जो है किस किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण होता है। विटामिन तो देखा विटामिन क्या काम कर रहा है, तुमको अगर नहीं हो रहा तो तुम्हारे शरीर में विटामिन मौजूद है, बचा के रख रहा है। जिस दिन कमी होगा उस दिन वो दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो समझ में आ गया प्रोटीन का क्या काम है, विटामिन का क्या काम है। और जैसे हो गया कि सर पोटेशियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह जो है हमारे जो प्लाज्मा होते हैं वहां पर चले जाते, क्यों, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर समय उन सब की जरूरत पड़ेगी, है ना। आगे बढ़े, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का जो है सबसे ज्यादा पार्ट, या बोले तो ज्यादा होने वाली घटना जो है डाइजेशन का, मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स हियर। लगभग सारे डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और अधिक से अधिक जितना एब्जॉर्ब कर सकता है पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, समझ में आया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हुआ कि ये, मैं डायग्राम थोड़ा सा बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। ये स्टमक से निकल करके आया, ठीक है, और ये कैसे कैसे बनने लगा सबको पता है, ऐसे 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 घबराया रहता, ऐसे ऐसे रहता नहीं ये, ठीक है। तो इसी में सारे के सारे बॉयल्स मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं ना, पूरा जैसे निचोड़ते हो ना कपड़ा को वैसे निचोड़ा जाता है अंदर के सारे फूड पार्टिकल्स को, और जितने भी चीज रहते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ पर डाइजेशन का अधिकतम पार्ट हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर लगभग लगभग हिस्सा हो जाएगा। बाइल्स जो कि लीवर से आते हैं क्या करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को, है ना, फैट्स को तोड़ने का काम शुरू करते हैं। अब जो बाइल्स से जूस आया स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, पेनक्रियाटिक जूस जो आया वो कहाँ पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, सबके अलग अलग कार्य है, आगे बता देंगे, है ना। अब आता है
इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम्स, क्या कौन कौन सा इंटेस्टाइनल जूस है? माल्टेज। अच्छा, ए एस ई जिसमें लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए एस ई, ये क्या है, प्रोटीन है या एंजाइम है? एंजाइम है। जहां पर ही ए एस ई दिख जाए वो सब के सब एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना। जिस तरह से केमिस्ट्री में कैटालिस्ट का यूज होता है ना, कैटालिस्ट के बारे में पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, क्या करता है वो? किसी भी क्रिया के यानी अभिक्रिया के दर को घटाता या बढ़ाता है। उसी प्रकार से बायोलॉजी में या हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है उसके रेट को कौन घटाता या बढ़ाता है? तो हमारे सारे एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, क्या है ये? तो प्रोटीन का ही एक जो है, क्या है, प्रोटीन का पार्ट है या हार्मोन का पार्ट है, कोई बताएगा? प्रोटीन का पार्ट। प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन का दो पार्ट होता है, एक होता है हॉर्मोन्स, दूसरे होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स स्पेशल क्रिया के लिए हो गया, जैसे आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। भिन्न भिन्न हॉर्मोन्स है जो कि भिन्न भिन्न क्रिया को संपादित करता है। एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को देखता है। तो शरीर में नेचर ने ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक सारा चीज होते जा रहा है, होते जा रहा है। जैसे एक मशीन को खोलोगे ना तो उसमें देखोगे हर एक क्रिया के लिए अलग अलग पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे सिंपली तुम्हारे फोन में देखोगे, देखने के लिए डिस्प्ले लगे हुए हैं, चार्जिंग के लिए चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है ना। उसी प्रकार से शरीर में भी सारे फंक्शन के लिए अलग अलग हैं। चलो, अब यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया सारा चीज। अब मान लो पानी को निचोड़ देते हो कपड़ा से तो क्या बचता है, सिर्फ कपड़ा कपड़ा बचता है। तो ऐसे ही यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा सा अब यहाँ पर फॉर्म होगी एक बड़ा सा कैनाल, जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो जंक्शन होता है, यहीं पर एक उंगली नुमा संरचना बन जाती है कुछ इस तरह का प्रकार से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट पर बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमने लिखा है ये है अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसका काम कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा आप स्पाइसी चीज़ खाते हैं या ज़्यादा मतलब मसालेदार फूड मटेरियल खाते हैं तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स इसमें जाते हैं। वैसे वॉश आउट होता है, धुलता है ये लेकिन कुछ मटेरियल, जैसे मान लो कि हमेशा हमेशा तुम नॉनवेज खाते रह गए, है ना, तो उसके कुछ पार्टिकल, नॉनवेज का आपको पता होना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक डाइजेशन नहीं हो पाता, उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता जो भी आप नॉनवेज खाते हैं, है ना। और उसमें भी ये बकरा बकरी सबका जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो तो और नहीं ज़्यादा होता है। इसलिए नॉनवेज में अगर कुछ खाना चाहिए तो वो एग और फिशेस, बस दो ही चीज़ को सेफ माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका डाइजेशन इजली हो जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद नहीं करता है। एक आदमी था जो हमेशा, मेरे ही परिचित लोग हैं, हमेशा वो ये सब चीज़ खाते रहते थे, है ना। तो उनका ऐसा हुआ कि अब जाकर के लीवर ही काम करना बंद कर दिया है ना। तो क्या होता है ना कि अगर आप हमेशा हमेशा ये सब चीज़ खाते रहते हो ना तो ये हो जाता है कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, आशुतोष कुमार, इतना पीटेंगे माइट म्यूट करना सीख जाओगे एक दिन में। म्यूट करो। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बचा के रखना। अब यहाँ से आया, जो भी चीज़ें थी, जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बचा कुचा आया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो भी पानी वाला बचा हुआ ये सारे के सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन।
और जो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट बचा उसको भी निचोड़ के निकाल लेंगे। और जितने भी पानी शरीर में गया है फूड पार्टिकल के थ्रू या पीने के थ्रू, सबको एब्जॉर्ब करेगा लार्ज इंटेस्टाइन। और देन जब अंतिम बचेगा तो ये वाला हिस्सा होता है रेक्टम। यहाँ पर आकर के, अच्छा ये बताओ, हर वक्त आप टॉयलेट नहीं न जाते हो लेटरिन के लिए? टाइम से जाते हो ना, कि हाँ मॉर्निंग हुआ इवनिंग हुआ। तो ऐसा नहीं कि जो फूड मटेरियल बचा है वो केवल मॉर्निंग और इवनिंग में डाइजेशन का काम करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलता है। वो हर वक्त निकालते रहता है जब भी तुम आपको अंदर लोड करते हो, खाते हो तो वो स्टोरेज होते रहता है। तो वही जो स्टोरेज होता है ना, वो ज़्यादातर रेक्टम के एरिया में होता है। और देन एनस ओपनिंग है, एनस के थ्रू बाहर होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आया? तो हमने क्या बताया, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज़ होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी आप पोटेशियम सोडियम वगैरह जितने भी है, सबके सब एब्जॉर्प्शन कहाँ होते हैं? क्योंकि वाटर ही होते हैं, तो वाटर के साथ साथ उसका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। फॉर्म फेसिस, यानी कि अब उसके बाद जो है फेसिस मतलब वो हो गया मल टाइप का, जो टॉयलेट समझिए, है ना। पानी और लवण का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है, यही फॉर्म्स मतलब बनना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से थे। पहले आता है सलेवरी ग्लैंड, जो क्या करते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। लीवर्स क्या करते हैं? अच्छा ये कहाँ पर है ये अभी बताएंगे, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, है ना। अब आते हैं लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखना। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। जो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है ना। बनाता ये है, स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लाडर में। जिस तरह से सेमनिफ्यूरस ट्यूबल्स के अंदर क्या बन रहा था? स्पर्म बन रहा था, और स्टोर कहाँ पर हो रहा था? एपिडिडाइमिस में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर गॉल ब्लाडर में स्टोर रहता है, और जितना जितना जरूरत पड़ता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को भेजता है या स्मॉल इंटेस्टाइन को? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना। बाइल इमल्सिफिकेशन फैट, बाइल्स जूस जितने भी आते हैं वो सब के सब फैट को क्या करते हैं? इमल्सिफाई करते हैं। क्लियर है? बाइल साल्ट, सोडियम। अच्छा ये बताओ, बाइल साल्ट भी रिलीज होते हैं क्या लिवर से? सर ये मर्ची फाइन मतलब सिंपलेस्ट करना, तोड़ना। ठीक है। तो ये सारे काम क्या है? लीवर के हैं। ठीक है। कुछ फैट्स भी रिलीज करते हैं, लाइट सोडियम, सोडियम का दूसरा टाइप्स। ठीक है। सबका भी हम बताएंगे, नीचे सबका लिखे हुए हैं अलग अलग से, है ना। तो उसके बाद पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का भी कुछ अपना काम है। पेनक्रियाज का क्या काम है? मिक्स्ड, अच्छा ये ठीक है, किसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाएगा तो याद रखना, पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होते हैं। एक्सोक्राइन इंडोक्राइन के बारे में हमने बताया था, किसी को याद हो तो बताना जरा। सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एमाइलेज आते हैं, ठीक है, लाइपेज आते हैं, ट्रैप्सिन आते हैं। क्लियर है? अब चलो एंजाइम्स, सबके एंजाइम्स का हमने यहाँ पर क्या, सर एक्सोक्राइन में जिसमें हीट रिलीज होता है, एंडोक्राइन में जिसमें हीट। अच्छा इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नजर आ रहा है क्या? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? यहाँ पर जो है ग्लैंड रिलीज कर रहा है कुछ केमिकल्स और तुम हीट जला रहे हो। डक्टलेस और डक्ट, कुछ जूस होते हैं वो डायरेक्ट पाइप के थ्रू जहां जरूरत है वहां पहुंच जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में जा करके पहुंचते हैं। तो इसी को हम लोग इंडोक्राइन एक्सोक्राइन में बांटते हैं। कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं उसका अपना पाइपलाइन होता है, और कुछ का पाइपलाइन नहीं होता तो ब्लड के थ्रू भेजता है। उसको हम लोग एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में बांटते हैं। तुम लोग बताना किसको कौन से बोलेंगे। अब सारे एंजाइम्स के फंक्शन हमने यहाँ लिखा, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं बता रहे थे। अभी आते हैं एंजाइम्स इन माउथ। माउथ में पाए जाने वाले आपके 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड्स है ना,
तो तीनों में से रिलीज होगा सलेवरी एमाइलेज, जो कि कहाँ से रिलीज होगा, सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होगा। फंक्शन क्या है इसका, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, माल्टोज में, है ना। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट आ जाओ, लाइसोजाइम क्या करता है, सलाइवा से ही रिलीज होता है, जो कि क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्शन करते हैं, है ना। जो भी तुमने कुछ से कुछ खा लिए उसको खत्म कौन करेगा मुंह में, तो यही करता है, लाइसोजाइम करता है। लाइसोसोम अलग रहता है, कंफ्यूज मत होना, लाइसोसोम इज डिफरेंट पार्ट, और लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम्स है जो कि ओरल कैविटी में रिलीज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंजाइम्स इन स्टमक। स्टमक में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि पेप्सिन, ठीक है, जो कहाँ पर किससे सिक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, किस चीज में, पेप्टॉन्स में, यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा, पढ़ो। दूसरा आता है रेनिन। रेनिन कहाँ से रिलीज होते हैं, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसका काम क्या होता है, जितने भी आपने मिल्क पिया, छोटे छोटे मिल्क के तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क प्रोटीन, तो ऐसा है कि एक घूंट तुमने दूध पिया, फिर थोड़ा सा सांस लिया, वो तो नली में कहीं से कहीं चला गया, तो सारे प्रोटीन तो मिल्क वाले यहाँ से वहां फैल गए, तो उन सबको क्या करते, इकट्ठा करके जमा करने का काम करता है रेनिन, ठीक है। अब आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और ये किसका डाइजेशन करते हैं, लिपिड्स का, लेकिन पूरी तरह से करवा नहीं पाते हैं, बेचारे कमजोर होते हैं, है ना। अब आते हैं कि इससे भी दमदार कोई होगा जो कि लिपिड्स को भी तोड़ेगा, है ना। तो अब आ जाओ एंजाइम ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले एंजाइम्स, ठीक है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है, स्टार्च को किस चीज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो रहता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार से सारे आपके दिए हुए हैं, ब्रेक प्रोटीन, पेप्टिन, है ना, तो अमीनो एसिड्स, हाँ सारा कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो। लाइपेज किधर गया, पेनक्रियाटिक लाइपेज, हाँ यहाँ पर है। पेनक्रियाटिक लाइपेज दिख रहा है, ये क्या काम करता है, हमने अभी बताया था ना कि आपके जो लाइपेज है वो यहाँ पर लिपिड्स को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो रिलीज होता है वो पूरी तरह से नहीं तोड़ पाता है ना। लेकिन पेनक्रियाटिक जो लाइपेज होते हैं वो क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को, फैट को तोड़ देते हैं, किस चीज में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो कुछ कुछ याद रखना, न्यूक्लियस भी आते हैं जो डीएनए और आरएनए का बना होता है, जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करता है डीएनए और आरएनए को। तो किसके डीएनए आरएनए को खा जाएंगे, कोई बताएगा, किसके डीएनए आरएनए को खा जाएंगे, न्यूक्लियस जो रहेगा। अरे कोई बैक्टीरिया तुम खा गए, उसके अंदर तो बैक्टीरिया का अपना डीएनए या आरएनए होगा ना, वायरस खा गए तो उसका आरएनए होगा ना। बैक्टीरिया को तो तुमने मार दिए, है ना, लेकिन उसका डीएनए बच गया तो वो फिर से बन जाएगा। तो उस डीएनए को भी किल करवाना है, इसीलिए न्यूक्लियस वहां पर आता है और उस डीएनए को भी खत्म करता है। खूब सहित कबूतराए नमा, है ना, तो वो वाला काम होता है। देन आता है एंजाइम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं देख लो, मैंने सारे लिख रखे हैं ताकि टेंशन ना हो। माल्टेज जो कि क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। देन क्या आता है, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टाइड्स, लिपिड्स, है ना, सॉरी लाइपेज, ये सब के सब। जैसे कि सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, टाइप ऑफ ग्लूकोज, है ना, टाइप ऑफ शुगर भी बोल सकते हो। लैक्टेज, लैक्टोज को किस चीज में तोड़ देता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में।
पेप्टाइड्स क्या करता है, पेप्टाइड्स को तोड़ देता है एमिनो एसिड में। टोटल कितने टाइप ऑफ एमिनो एसिड पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? 20, है ना। लाइपेज, लाइपेज क्या काम करते हैं, फैट को तोड़ देते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इंटोकेराइंस क्या करते हैं बताओ? एक्टिवेट करता है सर ट्राइबो इंट्रोकाइनेज जो होता है वो क्या करते हैं, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करते हैं, जो किस चीज में बदलता है, ट्रिप्सिन में बदलता है ना। तो यहाँ पर सारे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हो गया। और क्या क्या बताया है मैंने, हाँ यहाँ पर देख सकते हो माउथ से क्या क्या निकलता है, सिलेवरी एमाइलेज निकलता है, जो कहाँ पर जाता है, किस चीज़ को तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है, बनाता क्या है, माल्टोज बनाता है। सारे चीज़ हमने दे रखे हैं, इसको याद कर लेना। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन इलियम। इलियम किसका पार्ट है, इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज छूट गया बताना, कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है ना उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसके चारों ओर लगे रहते हैं ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं, जो भी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है ना इसी के द्वारा होता है। इसी को विल्ली, एंड इसी का सब टाइप होता है माइक्रोविल्ली, उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना, है ना। कि किसमें किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो विल्ली और माइक्रोविल्ली के द्वारा होता है। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइपलाइन, उसमें ये बना रहता है, पाइपलाइन के अंदर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दीवार से चिपका हुआ बना रहता है, ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे तैरते रहता, नहीं, दीवार से चिपका हुआ स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। किस किस मेथड के द्वारा, तो डिफ्यूजन मेथड भी होता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है, समझ में आया सबको? यस यस सर। अब देखते हैं डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाली जो परेशानियां हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज जिसको बोलते हैं ठीक है। डायरिया क्या होता है, वाटरी स्टूल, है ना। कॉन्स्टिपेशन होता है तो कौन सी टेबलेट खाते हो बताओ? डुल्फालैक खा लेना, हो जाएगा। देन आता है, जो पालक सिरप है हाँ टेबलेट भी उसका मिलेगा, वो भी खा सकते हैं। डायरिया हो गया, इसमें क्या सर, करोगे, जमा करो। डायरिया वाटरी स्टूल, जब पानी पानी से निकलते रहता है ना। लूज मोशन हुआ कि कुछ टाइम के लिए हुआ, लेकिन लूज मोशन का रूप जो है आगे जब उसी का खतरनाक रूप होता है तो उसको डायरिया बोलते हैं, उसमें सिर्फ पानी पियोगे वो भी निकल जाएगा, है ना। और इसमें डिहाइड्रेशन होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे वाटर जो है निकलते रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पाउडर जो होता है उसको घोल घोल के देते रहेंगे। और टेबलेट कौन सा देंगे, नॉर्फ्लेक्स और, सर नाम लिख दीजिए सर। नहीं यूट्यूब पर डलाएगा, हम फंस जाएंगे मैं वो काम नहीं करूँगा, डॉक्टर नहीं हूँ यहाँ मैं लिख दूँ, ठीक है ना। बस तुम लोग को भी बता दे रहा हूँ, चलो अब कोई भी दवा नहीं बताऊंगा। वोमिटिंग है, यहाँ पर ऑनडेम दे दोगे काम चल जाएगा, वोमिटिंग रुक जाएगा। जॉन्डिस का तो तुमको प्रॉपर दिखवाना होगा कितना % है कितना नहीं है, ठीक है। अपच हो गया तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम दे दो, ठीक है। एरिस्टोजाइम, अगर ज़्यादा लंबे समय तक अपच हो रहा है तो ये दे दो, एरिस्टोजाइम वगैरह दे दो, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेगा। एसिडिटी है तो रेबेप्राजोल दे दो, एसिडिटी को ख़त्म करेगा, है ना। ये डायरिया वाला तुम लोग को बस बता दे रहा हूँ, लोपेरामाइड खा लेना और नॉर्फ्लेक्स खा लेना, ये दोनों। नॉर्फ्लेक्स एंटीबायोटिक है जो कि डायरिया वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे, और लोपेरामाइड जो है वो क्या करेंगे, डायरिया को रोकेंगे। कॉन्स्टिपेशन में तो डोल्फालेक्स सब लोग जानते हो, वोमिटिंग में ऑनडेम, ठीक है। और जॉन्डिस तो आपको दिखाना पड़ेगा, पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
और डाइजेशन में कुछ नहीं, क्या करोगे, एरिस्टोजैम या नहीं तो फिर एक टेबलेट आता है हमें, अरे अभी ध्यान से उतर रहा, यूनियन जाइम। यूनियन जैम का भी ले सकते हो, चलेगा काम। एसिडिटी में रेवेप्राजोल ले लेना, ये एसिडिटी को ख़त्म करेगा, या फिर कोई एंटासिड ले डाइजेशन के लिए सकते तो हो। बहुत सारा यूज होता है सर, मार्कोजाम, एफएनजाम वगैरह वगैरह। हाँ वो सबका नाम अलग अलग है, सारे कंपनी अपने अपने ब्रांड के बना रहे हैं तो नाम चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन कम एक ही रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम ही सब में रहता है ना। देन आते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल में आता है गैस्ट्रिन, जो कि क्या करता है, गैस्ट्रिक सर जूस को, सर आज यहीं तक रहने दीजिए। ख़त्म ही हो गया चैप्टर। गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, सिक्रेशन को, है ना। सेरोटोनिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट रिलीज को, जहाँ कहाँ से, पेनक्रियाज से। CCK, है ना, इसका नाम याद रखना। कौन फटफट करने लगा, बंद करो। जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बाइल एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज होने में, है ना। चलो और भी कुछ बचा है क्या, ये तो मैंने बता ही दिया। माउथ में डाइजेस्ट स्टार्च, सेलेब्री एमाइलेज, ये बार बार रिकॉर्ड कहाँ से हो गया। हाँ चलो, तो एंड हो गया आपका चैप्टर। सर हाँ पीडीएफ